नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टैटिक्स जी के क्वेश्चन आंसर सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो आप लोग पूरी देखिए, अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ से जातक कथाओं का संग्रह प्राप्त होता है। ऑप्शंस है दीघ निकाय, खुद्दक निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय। तो इसका आंसर होगा खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय से गौतम बुद्ध की जन्म और पुनर्जन्म से संबंधित कथाएं जो हैं उन्हें जातक कथाएं कहा गया है, और जातक कथाएं जो हैं वो खुद्दक निकाय से प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। ऑप्शन है कुशीनगर, कपिलवस्तु, वैशाली, राजगृह। तो इसका आंसर होगा कुशीनगर। कुशीनगर से में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से 16 महाजनपद के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन है दीघ निकाय, अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय और खुद्दक निकाय। तो इसका आंसर होगा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, और ये सभी निकाय सुत्त पिटक के भाग हैं। इसमें 5 भाग हैं सुत्त पिटक के, जिसमें एक संयुक्त निकाय भी आता है। तो दीघ निकाय, अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय और संयुक्त निकाय ये सुत्त पिटक के हिस्से हैं। अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी मिलती है। खुद्दक निकाय से हमें जातक कथाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ऑप्शंस महिपाल, धर्मपाल, देवपाल और गोपाल। तो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो आगे चलकर बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बना। अगला प्रश्न है बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई। किस भाषा में की गई त्रिपिटक की रचना। ऑप्शन है पाली, प्राकृत, संस्कृत, अर्धमागधी। तो इसका आंसर होगा पाली। पाली भाषा में त्रिपिटक की रचना की गई। त्रिपिटक के 3 हिस्से हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो गौतम बुद्ध ने भी पाली भाषा का उपयोग अपनी शिक्षाओं को लोगों को देने के लिए किया, उपदेश देने के लिए किया, क्योंकि पाली भाषा आम लोगों की भाषा हुआ करती थी और लोगों को समझाने के लिए उन्हीं की भाषा का उपयोग गौतम बुद्ध ने किया। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति में किया गया था। ऑप्शन है चौथी बौद्ध संगीति, पहली बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति या तीसरी बौद्ध संगीति। तो इसका आंसर होगा पहली बौद्ध संगीति। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन गौतम बुद्ध की मृत्यु के वर्ष 483 ईसा पूर्व में राजगृह में किया गया, और इस बौद्ध संगीति में बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों के संकलन करने के लिए सुत्त पिटक का निर्माण आनंद द्वारा किया गया, और बौद्ध मठ के नियमों का संकलन विनय पिटक में किया गया, जिसका निर्माण उपाली नामक बौद्ध भिक्षु ने किया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था। ऑप्शंस हैं आनंद, सुबद्ध, उपाली, महानाम। तो इसका आंसर होगा सुबद्ध। सुबद्ध जो व्यक्ति था वो उस समय गौतम बुद्ध ने उसे अंतिम उपदेश दिया जब वह कुशीनारा जा रहे थे चुंद नामक लोहार के यहाँ। तब रास्ते में सुबद्ध मिला और उसको उन्होंने अंतिम उपदेश दिया। इसके बाद उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न है मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं। मठ, मंदिर और स्तूप। तो ऑप्शंस हैं जैन मंदिर, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, ईसाई धर्म। तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित हैं स्तूप, मंदिर और मठ। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम शून्यवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शंस है असंग, नागार्जुन, वसुबंधु, अश्वघोष। तो इसका आंसर होगा नागार्जुन। नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत दिया और कहा कि अंततः सभी कुछ शून्य ही है। इसके बाद अगला प्रश्न है बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध मान्यताओं के आधार पर क्या कहलाता है। बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध मान्यताओं के आधार पर क्या कहलाता है। महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, महामस्तिकाभिषेक, महापरिनिर्वाण। तो इसका आंसर होगा धर्मचक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया
और सारनाथ में गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया तो उसे बौद्ध मान्यताओं में, बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। 5 ब्राह्मणों को इन्होंने पहला अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म ने पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया है? ऑप्शन निर्वाण, कैवल्य, जिन, रत्न। तो इसका आंसर होगा कैवल्य। कैवल्य जो कहा जाता है जैन धर्म में, उसका अर्थ होता है कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? पाटलिपुत्र, कुंडलवन, राजगृह, वैशाली। तो इसका आंसर होगा कुंडलवन। कुंडलवन कश्मीर में है और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में कश्मीर में हुआ था। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है स्थूलभद्र, मखली गोसाल, उपाली भद्रबाहु। तो इसका आंसर होगा मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ कल्प सूत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शंस हैं हमारे पास आनंद, भद्रबाहु, स्थूलभद्र, उपाली। तो इसका आंसर होगा भद्रबाहु। भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाए और स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए। तो ये 2 जैन आचार्य हुए जिन्होंने दिगंबर और श्वेतांबर जैन संप्रदायों की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपिटक का भाग नहीं है? ऑप्शन हैं सुत्त पिटक, उपांग, विनय, अभिधम्म। तो इसका आंसर होगा उपांग। उपांग त्रिपिटक का हिस्सा नहीं है। त्रिपिटक के हिस्से हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न है हमारा, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है? राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है? ऑप्शंस हैं नागार्जुन, नागसेन, नागभट्ट, कुमारिल भट्ट। तो इसका आंसर होगा नागसेन। नागसेन और राजा मिलिंद यानी मिनांडर जो कि एक हिंद यूनानी शासक था, उनके मध्य किए गए संवाद का संग्रह मिलिंद पन्हो कहलाता है। मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद के पन्हो यानी कि प्रश्न, मिलिंद के प्रश्न। जो मिलिंद ने धर्म से संबंधित प्रश्न नागसेन से किए, उन प्रश्नों का संकलन और नागसेन के द्वारा दिए गए उत्तरों का संकलन मिलिंद पन्हो में मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा, अणुव्रत किस धर्म से संबंधित है? अणुव्रत किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शंस हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लोकायत मत, आजीवक संप्रदाय। तो इसका आंसर होगा जैन धर्म। जैन धर्म में 2 प्रकार के व्रत हैं। पंचव्रत होते हैं। पंचव्रत को 2 भागों में बांटा गया है, अणुव्रत और महाव्रत। अणुव्रत और महाव्रत। अणुव्रत मुख्यतः गृहस्थ जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए दिया गया है, जिसमें ब्रह्मचर्य को शामिल नहीं किया गया है, और अणुव्रत का पालन करने वाले लोगों को आंशिक कैवल्य की प्राप्ति होती है, ऐसा जैन मत का मानना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? ऑप्शन है आचारांग सूत्र, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, त्रिपिटक। तो इसका आंसर होगा भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो एक जैन साहित्य है, उसमें 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी मिलता है। इसी प्रकार से जो बौद्ध साहित्य है वह है अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को निम्नलिखित में से किस गुफा में चित्रित किया गया है? अवलोकितेश्वर को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं पद्मपाणि। पद्मपाणि निम्नलिखित में से किस गुफा में चित्रित किया गया है? पद्मपाणि को या अवलोकितेश्वर को? ऑप्शन है एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं। तो इसका आंसर होगा अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं में पद्मपाणि या अवलोकितेश्वर जो कि एक बोधिसत्व हैं, उनकी चित्र को चित्रित किया गया है गुफा की दीवारों पर। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने निम्नलिखित में से किस महाव्रत को जैन धर्म के 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा था? ऑप्शन है अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आस्थे, चौर्य। तो इसका आंसर होगा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने पंचव्रत के 5वें व्रत के रूप में जोड़ा, जिसे महाव्रत कहा गया। उसमें बाकी अहिंसा, आस्थे, आचौर्य और सत्य हैं, और 5वां जो है वो ब्रह्मचर्य है, जिसे महावीर स्वामी ने जोड़ा, जिसे महाव्रत कहा गया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क
के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शंस हैं पार्श्व, वसुमित्र, नागार्जुन, शूद्रक। तो इसका आंसर होगा वसुमित्र। वसुमित्र ने चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, बौद्ध धर्म के लोगों का रामायण कहा जाता है, कि रचनाकार हैं वसुमित्र, अश्वघोष, बुद्धघोष, नागार्जुन। तो इसका आंसर होगा अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की, जिसे बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। अगला प्रश्न है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो ऑप्शन है पावापुरी, श्रावस्ती, उज्जैन, वैशाली। तो इसका आंसर होगा श्रावस्ती। श्रावस्ती में बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश अपने दिए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध के त्रिरत्न हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। ऑप्शन है सत्य, अहिंसा, दया, बुद्ध, धम्म, संघ, प्रेम, करुणा, क्षमा, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो इसका आंसर होगा बुद्ध, धम्म और संघ। यानी बुद्ध, धम्म और संघ ये किसके त्रिरत्न हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला प्रश्न है अवेस्ता और ऋग्वेद। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता पाई जाती है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से। तो इसका आंसर होगा ईरान से, क्योंकि ऋग्वेद में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से मिलती जुलती हैं, और ये अवेस्ता किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? ईरान का एक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? राज्य कार्य पद्धति से, सामाजिक व्यवस्था से, कृषि व्यवस्था से, अर्थशास्त्र से। तो इसका आंसर होगा सामाजिक व्यवस्था से। सामाजिक जो विधियां हैं, नियम कानून हैं, उससे संबंधित मनुस्मृति है, और इसमें वर्ण व्यवस्था को किस प्रकार से सुचारू रूप से चलाना है, इसके संबंध में मनुस्मृति में चीज़ों को बताया गया था। अगला प्रश्न है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में किस काल में आया? गोत्र व्यवस्था का प्रचलन किस काल में आया? ऑप्शन ऋग्र वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल, सूत्र काल। तो इसका आंसर होगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में गोत्र का प्रचलन, गोत्र व्यवस्था का प्रचलन स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। यदि हम ऋग्र वैदिक काल की बात करें तो ऋग्र वैदिक काल या वैदिक काल दो भागों में बटा हुआ है, एक ऋग्र वैदिक काल में और एक उत्तर वैदिक काल में। ऋग्र वैदिक काल का जो समय रहा है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य रहा है, और उत्तर वैदिक काल का जो समय रहा है वह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य रहा है। तो उत्तर वैदिक काल में जो जातीय व्यवस्था थी या सामाजिक व्यवस्था जो थी वो जटिल होती चली गई थी, जिसमें स्त्रियों का सामाजिक रूप से पतन होता गया, और इसके साथ साथ जातीय व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था कठोरता से पालन में आता गया। ऋग्र वैदिक काल में महिलाओं को उचित सम्मान मिलता था, और समाज में उनका एक अच्छा सम्मान होता था, एक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी। लेकिन ऋग्र वैदिक काल में यह स्थिति खराब होती चली गई, और ऐसे ही ऋग्र वैदिक काल में हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा जातीय व्यवस्था पर इतना जोर नहीं दिया गया था, वर्ण व्यवस्था पर इतना जोर नहीं दिया गया था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था बहुत ही कठोर होती चली गई। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? नचिकेत और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? केन उपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद, छंदोग्याय उपनिषद। तो इसका आंसर होगा कठोपनिषद। कठोपनिषद में नचिकेत और यम के बीच यानी यमराज के बीच के हुए संवाद के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? गौतम, पतंजलि, कपिल, जैमिनी। तो इसका आंसर होगा पतंजलि। महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? चार्वक, गौतम, कपिल, जैमिनी। तो इसका आंसर होगा गौतम मुनि। गौतम मुनि न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं। उपनिषद पुस्तकें किस बात पर आधारित हैं? धर्म पर, दर्शन पर, विधि पर, योग पर। तो इसका आंसर होगा दर्शन पर। उपनिषद की जो पुस्तकें हैं वो मुख्यतः दर्शन पर आधारित हैं, उसमें तार्किक रूप से ज्ञान को प्राप्त करने पर अधिक जोर दिया गया है। अगला प्रश्न है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली
कौन सी है? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? ऑप्शन है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। तो इसका आंसर होगा सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा दिया गया एक दार्शनिक प्रणाली है। अगला प्रश्न है कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? न्याय दर्शन से, मीमांसा दर्शन से, वेदांत दर्शन से, वैशेषिक दर्शन से। तो इसका आंसर होगा मीमांसा दर्शन से कर्म का सिद्धांत संबंध रखता है। अगला प्रश्न है संगमकालीन साहित्य। संगमकालीन साहित्य कौन को और मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? किसके लिए प्रयुक्त होते थे? अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री, राजा, राजस्व मंत्री, सेना अधिकारी। तो इसका आंसर होगा राजा। राजा के लिए इन शब्दों का उपयोग संगमकालीन साहित्य में किया गया है। अगला प्रश्न है मुजरिस। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? ऑप्शंस हैं चोल, चेर, पांडे, कदम। तो इसका आंसर होगा चेर। चेर जो शासक थे वो दक्षिण भारत में केरल राज्य के समीप वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर रूल करते थे, शासन करते थे। और चोल और पांडे मुख्य रूप से इस एरिया में तमिलनाडु और दक्षिण तमिलनाडु वाले क्षेत्र में शासन करते थे। तो सुदूर दक्षिण के जो 3 शासक थे वो यही थे, पांडे, चोल, चेरा। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण, संगम काल के व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? व्याकरण की रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है जो संगम काल की है। अगले ऑप्शंस हैं एतुतगोई, तोलाकापियम, पादकी का केलू और या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा तोल्कापियम। तोल्कापियम एक व्याकरण रचना है जो संगम युगीन कालीन है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तमिल भाषा के शिलापदिकारम नामक गौरव गाथा किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। शिल्पादिकारम में बौद्ध धर्म से संबंधित कथाओं के बारे में बताया गया है। उसमें कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित कथाएं बताई गई हैं जो कि किसमें है? तमिल भाषा में है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं बौद्ध, जैन, वैदिक या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा जैन। जैन धर्म से संबंधित है जीवक चिंतामणि। जो कथा है तमिल भाषा में जीवक चिंतामणि वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से, जैनिज्म से संबंध रखती है। अगला प्रश्न है कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन है कदंब, चेदी, हर्यक या कलिंग। तो इसका आंसर होगा चेदी। कलिंग नरेश जो खारवेल वह चेदी वंश से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है सतनाम, कर्षापर्ण, निष्कपल। तो इसका आंसर होगा कर्षापर्ण। 4 धातुओं को मिलाकर अगर बनने वाला कोई सिक्का था तो उसे कहा जाता था कर्षापर्ण। सोना, चांदी, तांबा और सीसा से मिलकर बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? कर्षापर्ण कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की? किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की? ऑप्शन है कड़फिसस 1, कड़फिसस 2, कनिष्क या बिम कड़फिसस। तो इसका आंसर होगा कड़फिसस 2। कड़फिसस द्वितीय ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कनिष्क के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कनिष्क के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, चतुर्थ बौद्ध संगीति, जैन धर्म का पुनः उदय, गांधार शैली का विकास। तो इसका आंसर होगा चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के काल में कश्मीर के कुंडल वन नामक स्थान पर किया गया था जहाँ इससे संबंधित जो तथ्य हैं वो हमें इस प्रकार देखने को मिलते हैं कि चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान बौद्ध धर्म 2 भागों में, 2 संप्रदायों में विभक्त स्पष्ट रूप से हो गया था। अगला प्रश्न है सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा कौन सी थी? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा कौन सी थी? ऑप्शन है पाली, प्राकृत, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा प्राकृत। सातवाहन शासकों की जो राजकीय भाषा हुआ करती थी वह प्राकृत हुआ करती थी। अगला प्रश्न है सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है औरंगाबाद, प्रतिष्ठान, मदुरा या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान में सातवाहन राज्य की राजधानी होती थी। अगला प्रश्न है चरक
और नागार्जुन किसके दरबार में उपस्थित थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार में उपस्थित थे? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, अशोक, समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर होगा कनिष्क। कनिष्क के दरबार में चरक और नागार्जुन उपस्थित थे। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा का प्रारंभ किया? ऑप्शन है मौर्य, सातवाहन, गुप्त, चोल। तो इसका आंसर होगा सातवाहन। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को टैक्स फ्री कर मुक्त भूमि और गांव देने की प्रथा का आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सातवाहनों के समय में मुद्रा में जो धातु का इस्तेमाल हुआ वो कौन सी धातु का सबसे अधिक इस्तेमाल किया गया था? ऑप्शन ए है पोटीन, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी स्वर्ण। तो इसका आंसर होगा सीसा। सीसे का उपयोग सबसे ज़्यादा सातवाहन शासकों ने किया अपने सिक्कों को बनाने में। अगला प्रश्न है, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ऑप्शन है भारत इस्लाम शैली, भारत ग्रीक शैली, भारत चीन शैली, भारत ईरानी शैली। तो इसका आंसर होगा भारत ग्रीक शैली। कुषाण काल के दौरान एक तो गांधार कला शैली का विकास हुआ, दूसरा मथुरा कला शैली का विकास हुआ, जिसमें मुख्य रूप से गौतम बुद्ध से संबंधित मूर्तियों पर अधिक जोर दिया गया था। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी थी? ऑप्शन है बनारस, पुरुषपुर, इलाहाबाद, सारनाथ। तो इसका आंसर होगा पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न है हमारा, चरक किसके राज चिकित्सक थे? हर्ष, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो इसका आंसर होगा कनिष्क के चरक जो है वो राज चिकित्सक थे। तो ये थे आज के हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्राचीन भारत के इतिहास, कला एवं संस्कृति से संबंध रखते हैं। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए टेलीग्राम पर जाना ना भूलें। धन्यवाद।